सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज हमारे जो बेसिकली प्रश्न हैं वो हैं वस्त्र की संरचना से संबंधित जो टॉपिक रहेगा। वस्त्र की संरचना हमारा टॉपिक होगा कि हमारे जो वस्त्रों की संरचना है वो किस किस प्रकार से निर्मित होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, ध्यान से करिएगा। और सारे प्रश्न ये क्योंकि सारे बुक से प्रश्न हैं जो कि आने की संभावना भी पर्याप्त है आपकी। मुझे मालूम है, देखो PYQ आपको बहुत जगह मिल रहे हैं, आपके पास खुद भी प्रैक्टिस में अवेलेबल होंगे प्रैक्टिस सेट में। तो मैं इसलिए न्यू प्रश्न ला रही हूँ, इसलिए ला रही हूँ, सारा बुक का प्रश्न है मेरा। ठीक है, इसलिए क्योंकि आपसे पूछा जाएगा तो पुराना तो आपको पता ही रहेगा अगर कोई रिपीट हुआ क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस लगा रहे हो आप लोग। लेकिन नए प्रश्न अगर आएँ तो वो भी आपके पास जानकारी में रहें। ठीक है, तो सारे ये नए प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, प्रोत्साहन मिलेगा ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन 1 है, धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कताई कहलाती है, बुनाई कहलाती है, सिलाई कहलाती है या सॉर्टिंग करना कहलाती है। तो हम सभी जानते हैं धागे से जब वस्त्र बनता है, तो जब बेसिकली कोई भी वस्त्र बनता है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, रेशा चाहिए होता है। ठीक है, ओके, रेशा जिसे हम फाइबर कहते हैं, इंग्लिश वर्जन ही देखना नहीं तो कन्फ्यूज़न रहेगा। ओके, रेशा जिसे हम फाइबर कहते हैं, उस रेशे से हम बनाते हैं क्या, धागा बनाते हैं। ठीक है, धागा बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। इस धागे को बनाने के बाद हम क्या करते हैं, बुनाई करते हैं धागे से। ठीक है, बुनाई करते हैं, बुनाई के बाद हमारा बन जाता है कपड़ा, और मतलब कपड़ा बन गया। अब ये कपड़ा क्योंकि बहुत गंदा होता है, जिसे हम ग्रे गुड्स या ग्रे गुड्स कहते हैं, तो इस वजह से फिर हम इस पर बहुत सारी परिचर्याएँ वगैरह करते हैं, जिससे हमारा पहनने योग्य वस्त्र तैयार होता है। ठीक है, पहनने योग्य वस्त्र तैयार होता है, योग्य वस्त्र। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था कि धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। तो धागे से वस्त्र बनाया मतलब धागे के बाद क्या चीज़ आई, धागे के बाद आपकी आ गई बुनाई। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, बुनाई करना। ठीक है, यहीं पर अगर पूछा जाता रेशे से धागा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपका आंसर ए हो जाता, कताई करना है, स्पिनिंग कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रश्न अलग पूछा गया है कि धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सिलाई मतलब हम जब कपड़े बन जाते हैं तो उसकी सिलाई करके पहनते हैं, वो अलग विषय हो गया। सॉर्टिंग करना, सॉर्टिंग आप जानते हो एक प्रोसेस है जो कि खासतौर से सिल्क में किया जाता है। सॉर्टिंग का प्रोसेस सिल्क में क्या करते हैं हम, जो कोकून होते हैं, कोकून को उनके रूप रंग अनुपात के आधार पर क्या करते हैं, छांटते हैं, छटाई करते हैं, उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। ओके, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, खींच कर बनाई गई पोनी को घुमाकर हल्का सा ऐंठन दिया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो खींच कर बनाई गई पोनियाँ जो होती हैं उनको घुमाव देते हैं हम, और घुमाव में क्या होता है, हल्का सा ट्विस्ट आ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कार्डिंग कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं, रोबिंग कहते हैं या फिर कॉम्बिंग कहते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या दिया आपको, कार्डिंग दिया है। कार्डिंग में आप जानते हो हम क्या करते हैं, रेशों की कहीं ना कहीं सफाई उफाई का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्पिनिंग होती है उससे आप जानते हो रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया, जिसे हम हिंदी में कताई कहते हैं, वही स्पिनिंग है। ओके, कॉम्बिंग क्या है, जब हम जो रेशे होते हैं असमांतर जो रेशे होते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े उलझे हुए, उन्हें क्या करते हैं हम सुलझाते हैं, जैसे कि हम लोग बालों में कॉम्ब करते हैं तो उनको सुलझाते हैं, प्लस क्या करते हैं उनको हम समानांतर करते हैं, एक समान बना देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है छोटे रेशे अलग हो जाते हैं, बड़े रेशे आपके अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ही आंसर बचा, ये है रोविंग। रोविंग में हम क्या करते हैं, हल्का सा घुमाव देते हैं और घुमाकर क्या करते हैं, ऐंठन देकर उनकी पोनी स्लिवरिंग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मानवकृत सेल्यूलोजिक रेशो का निर्माण हुआ, ए ऑप्शन है 16वीं शताब्दी में, बी है 17वीं शताब्दी में, सी है 19वीं शताब्दी में, डी है 20वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, मानवकृत सेल्यूलोजिक रेशो का निर्माण। तो जो मानवकृत रेशे होते हैं या जिन्हें हम कृत्रिम रेशे कह सकते हैं, तो ये दो तरीके के होते हैं।
होते हैं, एक होते हैं मानवकृत सेल्यूलोजिक जिसका प्रश्न आपसे पूछा गया है, दूसरा होता है मानवकृत रासायनिक रेशे। ठीक है, रासायनिक रेशे होते हैं तो ये दो तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो सेल्यूलोजिक रेशे मतलब सेल्यूलोजिक रेशा कौन सा हो गया, रेयॉन की बात कर रहे हैं, तो रेयॉन के मतलब रेशों के निर्माण की बात हो रही है, तो जो हुआ था 19वीं शताब्दी। ठीक है, और जो आपके ये वाले रेशे हैं जो रासायनिक हैं खासतौर से जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर वगैरह, मेनली पहले हम नायलॉन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो रासायनिक वस्त्र हैं ये कब के 20वीं सदी में बने थे। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, मानवकृत जो रासायनिक रेशों का निर्माण है ये 20वीं शताब्दी में हुआ था, इसीलिए नायलॉन को हम 20वीं सदी का चमत्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, नायलॉन को हम 20वीं सदी का नायलॉन को 20वीं सदी का क्या कहते हैं, चमत्कार कहते हैं। ठीक है, ओके, चमत्कार कहते हैं। यहीं पर रेयॉन को हम 19वीं सदी का चमत्कार किसे कहते हैं, रेयॉन को कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे रासायनिक पूछा जा रहा है या आपसे सेल्यूलोजिक पूछा जा रहा है, उस बेस पर आंसर देना। क्वेश्चन है 4, धागों द्वारा दबाव एवं झटकों को सहने की क्षमता कहलाती है। ए ऑप्शन है तनाव सामर्थ्य, बी ऑप्शन है प्रतिस्कंदता, सी ऑप्शन है प्रत्यास्थता, डी ऑप्शन है लचीलापन। तो धागों द्वारा दबाव झटकों को सहने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, टेंसिल स्ट्रेंथ, जिसे हम तनाव सामर्थ्य कहते हैं। भाई प्रतिस्कंदता क्या होती है और प्रत्यास्थता, दो शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें प्रतिस्कंदता का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ को हाथों से दबाएं या उंगली से दबा कर छोड़ना। ठीक है, इसमें चीज़ों को दबाया जाता है। ओके, और प्रत्यास्थता में क्या होता है, चीज़ों को खींच कर देखा जाता है कि अपनी आकृति में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अपनी मतलब कंडीशन में वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न में हमेशा ध्यान रखिएगा कन्फ्यूज़न होता है जब कहीं इस तरीके का प्रश्न मिले कि पूर्व आकृति को ग्रहण करना। ठीक है, तो पूर्वाकृति वाला शब्द मिले तो वो क्या हो जाएगा, पूर्वाकृति वाला शब्द अगर मिले तो वो आपका प्रतिस्कंदता हो जाएगा, क्योंकि हम कोई मोटी चीज़ें समझो, ऐसे समझो उसको दबा रहे तो उसकी कोई ना कोई आकृति है। ठीक है ना, और अगर प्रत्यास्थता में हम क्या कर रहे हैं, हम लंबाई में चीज़ को खींच रहे हैं, तो ये तो एक रेखा हो गई। ठीक है, एक रेखा है, इसमें कोई आकृति आपको नहीं दिख रही है, तो ये क्या एक रेखा है। तो यहाँ पर जब भी सीधे खींचने की बात हो तो वो प्रत्यास्थता कहलाएगी। जब भी पूर्वाकृति मतलब आकृति ग्रहण करने की बात हो रही है तो मतलब कोई थोड़ी बहुत मोटी चीज़ है, कुछ भी जैसे ऊन है तो वो मोटाई में थोड़ा मोटा होगा तो वो क्या है, उसे दबाते हैं तो प्रतिस्कंदता जांचते हैं। ठीक है, पूर्वाकृति आकृति ग्रहण कर रहे हैं तो क्या है, प्रतिस्कंदता है। ठीक है, और खींचकर अपने स्थान पर वापस आ रही है कोई चीज़, अपना मतलब जो भी स्थान है वहाँ वापसी कर रहा है उसे हम प्रत्यास्थता कहते हैं। और लचीलापन मतलब वही चीज़ हो गई, रेशे को दबाना या फिर घुमाना, ऐंठन के लिए हमें मतलब ऐंठन देते हैं तो उस समय रेशे का मुड़ जाना, ये सब चीज़ें क्या होता है, मुलायम होना कपड़े का, ये सब लचीलापन कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से वस्त्र निर्माण की विधि है। ए ऑप्शन है बुनाई, बी ऑप्शन है फेल्टिंग व वेडिंग, सी ऑप्शन है नीटिंग, डी है उपर्युक्त सभी। तो आप जानते हो जब हम कम से कम एक ताना या एक बाना, कम से कम की बात कर रही हूँ मैं, जो कम से कम जो बुनाई कहते हैं ना कि जो सादी बुनाई होती है उसमें कम से कम एक ताना और एक बाना तो लगता ही लगता है। ठीक है, तो वो क्या आती है, बुनाई होती है आपकी। और फेल्टिंग आप जानते हो जो ख़राब रेशे होते हैं उनमें हम ताप दाब वगैरह देकर कुछ ना कुछ चिपकाने वाला पदार्थ का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, रेशे से डायरेक्ट कपड़ा बना लेते हैं। ओके, ताप और दाब की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। और बॉर्डिंग या बेडिंग बोलते हैं कहीं कहीं पर, तो इसमें क्या होता है, बॉर्डिंग, बेडिंग, ब्रेडिंग, इस तरीके की टर्म यहाँ पर ये मिलता है कहीं कहीं। तो ये जैसे क्या है, गूंथ कर कपड़े बनाना, या जैसे कि जूते की लेस आपने सुना होगा, जूते की लेस आपने देखी होगी, सुना क्या होगा, तो वो क्या होता है, वो ब्रेडिंग विधि से बनती है। नीटिंग जिसमें ज़्यादातर एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऊनी स्वेटर। ठीक है, जो हम हाथों से, पहले तो ये हाथों से ही बनते थे लेकिन अब ये मशीनों से भी बनाए जाते हैं, जैसे हौजरी के कपड़े आपको पता है नीटिंग विधि से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी क्या है, वस्त्र निर्माण की विधियाँ हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये थ्योरी क्लासेस डिस्कस की हुई हैं, आपने नहीं देखी है तो टेक्सटाइल की थ्योरी क्लास देख लीजिए, इसलिए हम बहुत ज़्यादा समय बर्बाद आपका नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सीधे आंसर कर रहे हैं और जो भी ऑप्शन है उनको कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्लियर करके जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, घोल द्वारा वस्त्र बनाने की विधियां हैं। ए ऑप्शन है फिल्म व फोम विधि,
बी ऑप्शन है नमदा व बुनाई रहित विधि, सी ऑप्शन है ब्रेड नीटिंग लेस व बुनाई विधि, डी है उपर्युक्त सभी। तो आप जानते हो वस्त्रों को हम कई तरीके से वस्त्र की संरचना को निर्मित करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, घोल द्वारा वस्त्र बनाते हैं, जो ये प्रश्न पूछा गया है। तो घोल द्वारा वस्त्र बनाते हैं। तो घोल द्वारा वस्त्र का अगर हम प्रश्न के आंसर की बात करें वो तो हो गया ये, घोल द्वारा जब हम वस्त्र बनाते हैं तो उसकी दो विधियां हैं, ध्यान रखिएगा। कितनी विधियां घोल द्वारा वस्त्र बनाने की, दो विधियां हैं। एक है आपकी फिल्म विधि, दूसरी आपकी फोम विधि, ठीक है, फिल्म मेथड एंड फोम मेथड। दूसरी अगर हम बात करते हैं जो नमदा व बुनाई रहित विधि होती है, ये प्रत्यक्ष रूप में जब तंतु द्वारा वस्त्र बनाया जाता है, प्रत्यक्ष रूप में तंतु द्वारा वस्त्र बनाना, तंतु द्वारा वस्त्र बनाना। तो प्रत्यक्ष ये भी एक बुनाई वस्त्र के निर्माण की मतलब जो वस्त्र की संरचना बनाई जाती है उसका प्रकार है। मैंने क्या बताया था, आपने क्लास अगर देखी होगी, याद होगा आपको, तो हमने बताया था जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो बेसिकली 3 तरीके से बनाए जाते हैं, जिसमें पहला था घोल द्वारा वस्त्र बनाना, दूसरा था आपका प्रत्यक्ष रूप में तंतु द्वारा वस्त्र बनाना, और तीसरा आपका था सूत्रों द्वारा मतलब धागों द्वारा वस्त्र बनाना। तो हमने आपको बताया था जो प्रत्यक्ष रूप में तंतुओं द्वारा जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसमें नमदा बनाते हैं हम, आप जानते हो, डायरेक्ट हम नमदे को क्या करते हैं, ताप और दाब देकर वस्त्र बना लेते हैं। या फिर बुनाई रहित विधियां होती हैं, बुनाई नहीं करी जाती, जैसे टापा क्लॉथ आपने उदाहरण पढ़ा होगा ना, तो वो क्या है, वो नॉन वूवन मेथड से बनता है, ठीक है। ब्रेड एंड नीटिंग लेस एवं बुनाई विधि, ये क्या है, ये आपकी सूत्रों द्वारा, ये सब दो धागों से बनती हैं, तो ये क्या है, सूत्रों द्वारा बुनाई की विधियां हैं, सूत्रों द्वारा। ये डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ये प्रश्न बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक है, यह आपके वस्त्र के निर्माण का बेसिक है, ठीक है, ये ज़्यादा डीप नहीं है, ये बेसिक ही है आपका। इसके बाद हम बुनाइयाँ पढ़ेंगे, बुनाइयों के प्रकार पढ़ेंगे। अभी हम कपड़ा धागे, हम रेशे को लेते हैं, रेशे से धागा बनाते हैं, और उस धागे से हम किस किस तरीके से कपड़े बना सकते हैं, क्या डायरेक्ट रेशे से कपड़े बना सकते हैं, तो ये क्या है, ये तो बेसिक ही है ना आपका, अभी तो आप कपड़ा बनाना ही शुरुआत कर रहे हो, तो ये आपको यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं, ऐसा नहीं प्रश्न बनते नहीं हैं, ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या था, ए ऑप्शन सही था। ओके, क्लियर हुआ। क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैंने डी ऑप्शन लगाया है, वो बाई मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर घोल द्वारा वस्त्र बनाने की विधि पूछी जा रही है, तो घोल द्वारा आपके 2 ही वस्त्र बनते हैं, फिल्म एंड फोम मेथड, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फिल्म विधि से वस्त्र बनाते समय किस पाउडर का प्रयोग किया जाता है। जब हम फिल्म मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो फिल्म मेथड में सबसे पहले होता क्या है, जो एक कुछ संकरी दरारों से घोल को क्या है गुजारा जाता है। संकरी दरारें, जैसे आपने देखा होगा स्पिनरेट होते हैं ना, स्पिनरेट होते हैं, तो स्पिनरेट में से क्या होता है, हम लोग पदार्थ को गुजारते हैं जिससे रेशे को खींच के लंबा कर लेते हैं, है ना। ज़्यादातर नायलॉन है, पॉलिएस्टर, इसी तरीके से तो बनाते हैं हम लोग। तो इसमें भी क्या होता है, घोल को संकरी दीवारों में से क्या होता है, गर्म हवा में से निकाला जाता है, ठीक है, गर्म हवा में से निकाला जाता है, और ड्रमों पर क्या करते हैं, फैला देते हैं, जिससे आपके रेशे जो है सूख जाते हैं, रेशे सूख जाते हैं, फिर उनसे आप जो भी कपड़े उपड़े बनाना चाहो बना सकते हो। लेकिन वो रेशे जो, क्योंकि वो गीला घोल होता है ना, घोल है फिल्म विधि में, क्योंकि फिल्म विधि में क्या होता है, घोल बनता है ना, तो घोल होता है ये एक तरीके का, तो वो घोल है वो कहीं चिपक ना जाए ड्रमों वगैरह पर, या मतलब स्पिनेट से निकालते समय, तो उसमें क्या होता है, मोल्डिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, मोल्डिंग पाउडर, ओके, ना कि डिटर्जेंट पाउडर या कास्टिक सोडा का पाउडर, इनका प्रयोग नहीं होता है, मोल्डिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है जिससे घोल चिपक ना जाए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित में से एक फोम विधि का उदाहरण इनमें से नहीं है। भाई फोम विधि से जो कपड़े वस्त्र जो भी बनाया जाता है उसमें से यहाँ पर कौन सा उदाहरण नहीं है, क्या रबड़ उदाहरण नहीं है, पॉलीयूरेथीन, स्प्रिंग, या निम्न में से कोई नहीं। तो आप हमारी भाई थ्योरी क्लास देखे होंगे तो हमने ये सब पढ़ाया है आपको, ठीक है, कि हमने कुछ भी छोड़ा नहीं था। तो फोम विधि का जो उदाहरण है यहाँ पर रबड़ भी है, पॉलीयूरेथेन भी है, ठीक है। ये क्या होते हैं, दबने वाले वस्त्र होते हैं। किसके समान दबते हैं, स्प्रिंग के समान दबते हैं, लेकिन ये स्प्रिंग के समान दबते हैं, लेकिन स्प्रिंग कोई वस्त्र नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर इसमें से पूछा गया क्या, कौन सा नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, तो स्प्रिंग नहीं है। लेकिन हाँ, ये दबाव, जब आप इन्हें दबाओगे तो ये स्प्रिंग की तरह महसूस आपको होते हैं, दब जाते हैं। अच्छा, फोम विधि से बनता कैसे है कपड़ा। फोम विधि में क्या होता है, जो लोचशील पदार्थ होते हैं ना, उनको क्या, उन पदार्थों को
हवा में प्रवेश कराया जाता है। हवा जो भी है कृत्रिम रूप से ही ये वस्त्र ज़्यादातर बनते हैं, तो उनमें हवा को प्रवेश कराया जाता है, जिससे फोम की तरह जो है वस्त्र का निर्माण हो जाता है। फोम आप जानते हैं क्या है, रबर है, पॉलीयूरेथीन है, ये फोम होते हैं। ठीक है, फोम के समान होते हैं, दबाने पर दबते हैं। लेकिन इनका प्रयोग कहाँ होता है अगर पूछा जाए तो जो फैशन वाले वस्त्र होते हैं, फैशन वाले वस्त्र आजकल क्या हमेशा ही फैशन तो रहता ही है ना कोई, ठीक है। तो फैशन वाले जो वस्त्र आप लोग पहनते हो उनमें यही लगाया जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं ना पार्टी में गर्मी मतलब ठंडों में भी हम नॉर्मल कपड़े पहने होते हैं, गाउन वगैरह, तो उसका रीज़न है क्योंकि इनमें अंदर ये वस्त्र लगा हुआ होता है रबर या पॉलीयूरेथेन, जिससे हमें बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। ठीक है, तो ये भी रीज़न होता है फैशन वाले वस्त्रों में, ये लगा हुआ होता है अंदर लेयर इसकी, जिससे हमें ठंड नहीं लगती है। ठीक है, तो फैशन वाले वस्त्रों में प्रयोग किया जाता है फोम विधि का। क्वेश्चन है 9, वस्त्र तंतुओं को यांत्रिक, रासायनिक, तापीय घोलक विधि द्वारा या इन सभी क्रियाओं के संयोग द्वारा बुनाई रहित विधि का प्रयोग करके वस्त्र बनाया जाता है। प्रश्न क्या है, वस्त्र तंतुओं को यांत्रिक, रासायनिक, तापीय घोल विधि द्वारा, मतलब क्या किया यहाँ पर, यांत्रिक विधि का भी प्रयोग कर लिया, रासायनिक विधि, तापीय, मतलब एक मिश्रित मेथड का यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने इन सारे कोई भी इनमें से कोई मेथड ले लिया और क्या कर रहे हो आप, बुनाई रहित विधि का प्रयोग करते हुए वस्त्र बना रहे हो। मतलब बुन नहीं रहे हो, ये सारे प्रयोग तो कर रहे हो लेकिन आप बुनाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, इन सब चीज़ों का प्रयोग तो कर रहे हो लेकिन यहाँ पर बुनाई नहीं कर रहे हो, बुनाई रहित वस्त्र बना रहे हो। तो वो कौन सा, क्या ब्रांडेड है, ड्यूरेबल है, डिस्पोजल है या उपयुक्त तो सभी है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, वो डिस्पोजल वस्त्र होते हैं जिन पर हम बुनाई नहीं करते, मतलब यूज एंड थ्रो। ठीक है, अब वो चाहे आप वस्त्र मान लो, चाहे खाने पीने के जो डिस्पोजल आते हैं, प्लेट्स, गिलास, ये भी डिस्पोजल, ये भी एक तरीके के वस्त्रों में ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर डिस्पोजेबल जो होते हैं ना वो इसके अंतर्गत आते हैं, बिना बुनाई की वस्त्रों के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें सूत्रों को तिरछे या लंबवत स्थिति में आपस में गूंथ दिया जाता है। ए ऑप्शन है नमता विधि में, बी है ब्रेड विधि में, सी है नीटिंग विधि में, डी है लैस विधि में। तो हमने अभी आपको जस्ट बताया था, इसमें क्या होता है, सूत्रों को तिरछे या लंबवत स्थिति में गूंथ दिया जाता है। तो ये आपके हो जाते हैं कौन से, ब्रेड मेथड में होता है। ठीक है, ब्रेड मेथड में होता है, ब्रेडिंग मेथड, बी ऑप्शन सही होगा। ये उदाहरण सबसे बढ़िया तो यही दिया जाता है कि जूतों की लैस, यही उदाहरण मिल रहा है देखने के लिए। ठीक है, जूतों की लैस वगैरह। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। नमदा विधि में तो हमने बता ही दिया कि ताप एवं दाब के माध्यम से रेशों को चिपकाकर चादर के रूप में तैयार करके वस्त्र बना लिए जाते हैं। ठीक है, नीटिंग हमने बता ही दिया है अभी उदाहरण। लैस विधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, बहुत तरीके की विधि से लैसेस बनाई जाती हैं। आप जानते हैं बहुत डिज़ाइनर लैसेस आती हैं जो हमारे कपड़ों में किनारे पर, ठीक है, किनारे पर या फिर सजावट में, किनारों की सजावट हो गई, या फिर हम बीच में भी कभी कभी गले के पास सजावट के लिए लगाते हैं। ओके, बहुत जगह हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके, हाथ और मशीनों से, और हाथ से भी बना सकते हो लैस और मशीनों से भी बना सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 11, लैस को बनाया जाता है नॉटेड विधि से, इंटरलैस विधि से, इंटरलूप विधि से या फिर उपर्युक्त सभी से। तो हम लैस को क्या कर सकते हैं, नॉटेड मेथड से भी बना सकते हैं, इंटरलैस विधि से भी बना सकते हैं, इंटरलूप विधि से बना सकते हैं। इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। आज बहुत से प्रश्न हमने ऐसे डाले हैं कि आप उन्हें सीधे याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। जैसे अभी हमने वस्त्र संरचना का बताया था कि घोल द्वारा कौन से वस्त्र बनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कौन से वस्त्र बनते हैं, तंतुओं से। ठीक है, तो ये आपको सीधे सीधे याद कर लेना। मेरा पर्पज यहाँ पर है ऐसा है कि थ्योरी अगर आपने मेरी पढ़ ली, फिर आप इस तरीके के प्रश्न कर लो, तो ये आपको यहाँ तो बेसिकली आपको नहीं भी आ रहे हो तो चल जाएगा, पर आप इन्हें बिल्कुल लाइन से याद कर लो, जो कि प्रश्न पूछा जाए तो आपका पेपर में गलत ना हो। तो ये भी यहाँ पर रीज़न है। ठीक है, बकाया अभी हमने आपको बताया था ये जो वस्त्र होते हैं इसमें खुली छिद्र में संरचना होती है, खुली छिद्र में संरचना होती है लैस में, लैस होती है नहीं है, खुले खुले से होते हैं डिजाइन। ओके, छिद्र में भी होते, छेद से भी दिखाई देते हैं आपको। हमने बताया हाथों से भी बनते हैं, मशीनों से भी बनते हैं। तो ये सारे टर्म आपको ध्यान रखिएगा किसके लिए है, लैस मेथड से हो रहा है। जो लैस मेथड मतलब जो लैस होती है उनके विषय में बात कर रहे हैं। और कौन कौन से मेथड से बनाए जाते हैं, नॉटेड मतलब गांठ वाली लैस भी होती हैं, इंटरलैस भी होती हैं और इंटरलूप भी लैसेस होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, दो या दो से अधिक सूत्रों के सेट को एक दूसरे से सीधे कोणों पर गूंथने की क्रिया क्या कहलाती है, क्या नीटिंग कहलाती है, वीविंग कहलाती है। ए और बी दोनों सही हैं, यहाँ पे डी है, केवल ए सही है। तो दो या दो से अधिक सूत्रों के सेट को एक दूसरे से सीधे कोणों पर अगर हम गूंथते हैं तो यही तो प्रक्रिया आपकी वीविंग कहलाती है। ठीक है, वीविंग क्या होती है, देखो ये क्या है आपका
मतलब जो ये कपड़ा मैंने बना दिया सीधे सीधे, ये बेसिकली क्या होता है, ये ताने हैं आपके, ठीक है, ये ताने हैं, ये जो आपके जा रहे हैं ये लंबे लंबे क्या है, ताने हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वार्प कहते हैं, ताना है ये आपका। ओके, और जो हम इस तरीके से भराई का काम कर रहे हैं, ये क्या है, बाना है आपका, ये क्या है, बाना है, ठीक है, ये बाना है। तो जो आपका तिरछा मतलब इस तरीके से जा रहा है, तो ये क्या है, बाना कहलाता है आपका। तो ये ताना और बाना मिलता है, तो इसी को तो हम क्या करते हैं, वीविंग कहते हैं, ठीक है। और ये कोणों पर एक सीधे एक सेट के रूप में तैयार होते हैं। सादा बुनाई में एक ताना और एक बाना मतलब 1:1 का रेशियो रखा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी आपके सारे क्वेश्चन डाले गए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से किसे अंतिम सूत्र या एंड्स के नाम से भी जाना जाता है। ए है ताने को, बी है बाने को, सी है पिक को, या डी है भराव को। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या पूछा है, इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसे हम एंड्स या अंतिम सूत्र के नाम से जानते हैं, एंड्स या अंतिम सूत्र के नाम से जानते हैं। तो आंसर होगा आपका ताना। पर बात आती है बाना क्या है, बाने को ही हम पिक भी कहते हैं और बाने को ही हम भराव कहते हैं, क्योंकि जो बाना होता है जब शटल के माध्यम से क्या करता है, सीधा जाता, मान लो ये ताने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक शटल है जिसमें क्या है, धागा लपेट रखा है। अब ये शटल के माध्यम से जब यहाँ तक पहुँचा इसे बिनने के लिए, तो ये क्या हो गई, ये एक पिक हो गई। जब ये बिनती हुई आएगी तो ये दूसरी पिक हो गई, फिर ये जाएगा यहाँ से बिनने के लिए, फिर ये तीसरी पिक, मतलब इस तरीके से, फिर ये एक पिक हो गई, फिर ये वापस आएगा, फिर ये दूसरी पिक हो गई। तो इस तरीके से क्या होता है, इसे हम पिक कहते हैं। जब ये एक छोर को प्राप्त करता है तो हम इसको पिक कहते हैं, ठीक है। तो जो बाना होता है इसे हम पिक, वेफ्ट, भराव, इन सारे नामों से भी जानते हैं, और ताने को हम अंतिम सूत्र या एंड्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से करघे से निर्मित वस्त्र हैं ढाका की मलमल, कश्मीर का पश्मीना, ए व बी दोनों, निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करघे से निर्मित वस्त्र कौन कौन से हैं, आपका ढाका की मलमल भी है और कश्मीर का पश्मीना। और ये इतना बढ़िया बारीक काम इसमें होता है करघे पर, मतलब ढाका की जो मलमल है और कश्मीर की पश्मीना, कि आज के समय में भी करघे से ही बनाए जाते हैं। आपको आधुनिक समय है, इतनी मशीनें आ गई हैं, तो फिर अब क्यों ये बनाते हैं, क्योंकि इससे ये जो ज़्यादा है अच्छा बनता है, ठीक है। तो आज के समय में भी आप जाओगे कश्मीर कभी भी तो देखना, जो कश्मीर का पश्मीना शॉल है आज भी करघे पर ही निर्मित किया जाता है, ओके। और ढाका की मलमल भी। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, करघा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आज हमें आप एक प्रश्न का आंसर दें, हम ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछते नहीं है, ओके। जो भी मुझे खुद बताना होता है मैं खुद बताती हूँ। तो करघा दिवस आप हमें बताएंगे कब मनाया जाता है, हमें भी तो पता चले कि आप लोग वीडियो कितना देखते हो। और जिसका आंसर आया है उसका मतलब है कि उसने मतलब 14 नंबर तक क्वेश्चन को देखा है, नहीं तो आप लोग 10 प्रश्न देखते हो उसके बाद हट जाते हो। क्वेश्चन है 15, हाँ कुछ बच्चे कमेंट करेंगे मैम हम पूरी क्लास देखते हैं, तो हम ये थोड़ी ना कि 100% ये बात बोल रहे हैं, मतलब हाँ ज़्यादातर बच्चे देखते भी हैं लेकिन हर कोई नहीं भी देखता है। क्वेश्चन है 15, बुनाई की प्रमुख क्रियाओं में शामिल है। ए ऑप्शन है शेडिंग, बी ऑप्शन है पीकिंग व वेटनिंग, सी है लपेटना व छोड़ना, डी है उपर्युक्त सभी। तो बुनाई की जो प्रमुख प्रक्रिया, मैंने क्या कहा, मेरा आज पर्पज है कि आप ये चीज़ें याद कर लो सारे टर्म, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। देखो जब हम बुनाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, ताना और बाना आप जानते हो, उसी से बुनाई होती है। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो हो गया आपका यहाँ पर बात करते हैं बार्प बीम, ठीक है। बार्प बीम जिसे हम ताने का करघा कहेंगे, बार्प बीम हो गया। और ये यहाँ पर क्या हो गया, वेफ्ट बीम जिसे हम बाने का करघा कहेंगे, ठीक है। सॉरी वेफ्ट बीम नहीं, क्लॉथ बीम, सॉरी क्लॉथ बीम, इसे क्योंकि इधर कपड़ा लपेटा जाएगा, ओके, क्लॉथ बीम कहेंगे इसे, ओके। तो ये होते हैं। अब इस पर क्या है, ये क्योंकि ये आपका ताना वाला बीम है ना, बार्प बीम है, तो इस पर क्या होते हैं, धागे लपेटे हुए होते हैं और यही धागे क्या होते हैं, इन पर सेट कर दिए जाते हैं, ओके। यहाँ पर ये धागे सेट कर दिए जाते हैं। अब इधर से मतलब यहाँ क्या आती है, मान लो एक शटल है, इस पर क्या है, बाने के धागे लपटे हुए हैं, इस शटल पर क्या है, बाने के धागे लपटे हुए हैं। तो ये जो शटल है जिस पर बाने के धागे लपटे हुए हैं, अब ये क्या है, अपनी बुनाई स्टार्ट करेगा, ठीक है। बुनाई को इसने स्टार्ट किया, तो इस बुनाई को जब ये स्टार्ट करता है तो यहाँ पर हॉर्नेस भी लगे हुए होते हैं,
हॉर्नेस क्या करते हैं, धागों को उठाते हैं जो शटल आराम से चली जाए अंदर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हॉर्नेस जब ये उठाते हैं ना तानों के लिए कि शटल आराम से प्रवेश इसके अंदर कर जाए, तो उसको क्या कहते हैं, शेड बनाना कहते हैं, ठीक है। कि हॉर्नेस के माध्यम से शेड तैयार होता है जिससे करघा जो है आराम से अंदर तक जाकर बुनाई कर सके। अब यह जब जा रहा है करघा बुनाई करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीकिंग। मतलब एक बुनाई इसने कर ली है तो ये 1 पिक, और यहाँ से जब ये बुनता हुआ इधर वापस आएगा तो ये 2 पिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पीकिंग। अब क्योंकि अब इतना कपड़ा बुन गया, आप उदाहरण के लिए समझो, यहाँ से ये जो सॉरी शटल, ये सॉरी इसे करघा नहीं शटल बोलते हैं, करघा तो ये है, सॉरी ये जो है ये शटल है आपकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये शटल है। तो ये शटल जो है जब यहाँ से क्या होता है, जब ये बिन देता है, तो अभी जब इतना कपड़ा बिन जाता है तो इसको क्या होता है, क्लॉथ बीम पर लपेटना होता है, ठीक है। तो जब ये लपेटता है तो लपेटने के बाद कपड़ा अच्छे से मतलब सेट हो जाए तो उसको क्या करते हैं, रीड के माध्यम से ठोका जाता है, उसमें सारा प्रोसेस लगा हुआ होता है करघे में, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं बेटनिंग, ठीक है। रीड के माध्यम से ये प्रोसेस होता है ठोकने का, ओके। तभी जब ये ठोकता है तो ये कपड़ा अच्छे से लपेट जाता है, जिसको हम कहते हैं लपेटना। जब ये कपड़ा यहाँ पर लपेट जाएगा तो भाई इधर से फिर ताने को आवश्यकता होगी छोड़ने की, तभी तो ये सटल जाएगी दोबारा कपड़े को बिनने के लिए, ओके। तो जब ये कपड़ा ये जो बार्प बीम है, ये जब धागे को छोड़ती है बुनाई के लिए, तो उसको हम कहते हैं छोड़ना, ठीक है, ओके। टेकिंग ऑफ और लेटिंग ऑफ बोलते हैं इसको। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। थ्योरी क्लास में हमने आपको पढ़ाया है और कोशिश अभी भी मैंने की है, लेकिन ये है कि मतलब थोड़ा टाइम हो गया मुझे ये चीज़ें पढ़ी हुई, आज तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बना के ले आई, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाया, मैंने कुछ गलत नहीं बताया, बिल्कुल यही है, बस बोलने में थोड़ा मैं कन्फ्यूज़ क्या बताऊँ, थक जाती हूँ, बस यही है रीज़न, मेन रीज़न यही कि मैं थक बहुत जाती हूँ, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 16, सजावटी और विशिष्ट क्रियात्मक सूत्र सामान्यता होते हैं। ताने के सूत्र भी हैं, बाने के सूत्र, सी है लंबा सूत्र, डी है छोटा सूत्र। तो सजावटी और विशिष्ट जो क्रियात्मक सूत्र होते हैं, तो जो सजावटी सूत्र हमेशा ध्यान रखिएगा वो बाने के सूत्र होते हैं, क्योंकि ताना तो एक आधार है बुनाई के लिए, ठीक है। ताने के सूत्र से आधार है कपड़े की बुनाई के लिए। अब इसके ऊपर आप चाहे सुंदर सुंदर धागे से कपड़ा बना दो, चाहे खराब बाने से कपड़े बना दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो आप सजावटी चीज़ बना रहे हो, विशिष्ट क्रियात्मक कोई कपड़ा बना रहे हो, किसी धागे का प्रयोग कर रहे हो, तो वो बाने का काम होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर सजावटी चीज़ जो बनती है, सजावटी बुनाई जो होती है, वो ज़्यादातर बाने के सूत्र से होती है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 की। ताने और भराव के सूत्रों को निर्धारित करने का तरीका है। ए है वस्त्रों के किनारे, बी है वस्त्रों में ताने बाने का खिंचाव, सी है घुंघरालापन, डी है उपर्युक्त सभी। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। तो ये जो प्रश्न है, ताने और भराव के सूत्रों को निर्धारित करने का तरीका है, क्या वस्त्रों के किनारे या वस्त्रों में ताने बाने का खिंचाव, सी ऑप्शन है घुंघरालापन, डी है उपर्युक्त सभी। तो ताने और भराव के सूत्रों को निर्धारित करने का तरीका, उसके किनारे मतलब सैल्वेज भी होते हैं। देखो आप जानते हो जो ये किनारे होते हैं, आप जो किससे बनते हैं, ज़्यादातर लंबे लंबे तानों से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो ताने होते हैं लंबे लंबे होते हैं और किनारी भी आप जानते हो लंबी होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं निर्धारण कर रहा है किसका, ताने का कर रहा है निर्धारण। तो आप किसी भी ताने और बाने को कैसे समझ सकते हो, तो यही कुछ टर्म होते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा ये चीज़ ताना से बनी हुई है। ज़्यादातर किनारी जो होती है ताने की बनी हुई होती है, लंबी लंबी होती है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं वस्तुओं में ताने और बाने का खिंचाव। क्योंकि ताने लंबे होते हैं तो ये कम खींचते हैं, क्योंकि ताने हमेशा हमने बताया था अभी बार्प बीम होता है और क्लॉथ बीम होता है, तो इस पर तान दिए जाते हैं, कसाव में तने हुए होते हैं, तो ये हमेशा क्या होते हैं, तने हुए रहते हैं, ओके, हमेशा ये तने रहते हैं। तो ये क्या होता है, ताने की दिशा में फिर खिंचते भी कम है, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग से ये तने रहते हैं। दूसरा, जब ये तनाव में रहते हैं तो तनाव में रहने के कारण इनमें घुंघरालापन भी कम आता है, ओके। तो हमें ये मतलब सिकुड़ते कम है, हमेशा कपड़ा ज़्यादातर इस तरीके में सिकुड़ता है, बाने के रूप में सिकुड़ता है, क्योंकि ताने हमेशा इतने टाइटली यहाँ पर गफे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ताने और बाने का निर्धारण होता है। बेशक हमने यहाँ पर ज़्यादातर ताने की आपको विशेषताएं बताई हैं, तो मान लो जो ये विशेषताएं हैं बाने में कम ही पाई जाएंगी, नहीं पाई जाएंगी, है ना। तो यही निर्धारण हो रहा है ताने और बाने के सूत्रों का, ठीक है, ओके। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। वह शब्द जो बुने हुए वस्त्र में ताने और भराव के सूत्रों की स्थिति को दर्शाता है। ए ऑप्शन है ग्रेन, बी ऑप्शन है वॉइस, सी ऑप्शन है पिक, या फिर डी ऑप्शन है सैल्वेज। तो सैल्वेज तो हमने बताया कि किनारे को बताता है,
अच्छा, पिक भी हम आपको बार बार बता चुके हैं, जो हम शटल से जब कपड़ा बुनते हैं तो उसको हम पिक कहते हैं। मेन आती है बात बॉयज़ की। ये मान लो एक कपड़ा है, ठीक है, ये चौकोर कपड़ा है। एक सेकंड, सही जगह पर बनाती हूँ जहाँ पर क्लियर दिखे। ये क्या है, एक कपड़ा है, ठीक है, पूरा चौकोर कपड़ा है। अब आपने क्या करना है, इस कपड़े को ऐसे काट देना है, ठीक है, ऐसे में काट दिया, क्लियर हुआ। तो अब एक सेकंड, काटने के बजाय मैं इसको काट कर आपको, क्योंकि कटा हुआ कोई ऐसा थोड़ी ना दिखेगा, वो तो बिल्कुल हट अलग अलग दिखेगा कटा हुआ। तो क्योंकि अब ये क्या है, कपड़ा आपका, एक सेकंड रुको, समझो, पहले मैं इसे बुन तो दूँ, भाई बुना तो है ही नहीं कपड़ा, बिना बुना कपड़ा है। तो ये क्या है, ताने हैं, ओके, ये बुना हुआ कपड़ा है, ठीक है, ताने हैं। और ये क्या है, बाना है, बाना है। अब क्या करना, हमने इसको चौकोर में ही तिरछे में काटना है इसको, ठीक है। तो ये हमने समझो काट दिया, ये आप इसे इरेज करना ना समझो, इसे समझो हम कैंची से काट रहे हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कर रहे हैं, कैंची से काट रहे हैं। अब जो ये बॉयस क्या है, इस चीज़ को दिखाता है, इस चीज़ को दर्शाता है कि तिरछेपन में कपड़ा किस तरीके का आपका दिख रहा है, ठीक है। जब आप चौकोर में किसी कपड़े को काटते हो तो इसकी दिशा की स्थिति क्या रहती है, ये ताने किस तरीके के दिख रहे हैं और बाने किस तरीके के दिख रहे हैं। तो ये जो वॉयस है क्या है, कपड़े की चौकोर में तिरछी कटाई को इंडिकेट करता है। चौकोर कपड़े की तिरछी कटाई को इंडिकेट करता है कौन, वॉयस। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये तो पूछा ही नहीं गया है। उन्होंने पूछा है प्रश्न ने कि वह शब्द जो बुने हुए वस्त्र में ताने और भराव के सूत्र की स्थिति या फिर आप इसको कह सकते हो दिशा को दर्शाता है। तो यहाँ पर ना तो चौकोर शब्द का प्रयोग किया गया है, ना ही चौकोर में किसी भी तिरछी कटाई का यूज़ किया गया। तो इसको हम कहते हैं ग्रेन, ठीक है। वह शब्द जो बुने हुए वस्त्र में ताने और भराव के सूत्रों की स्थिति को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेन कहते हैं, ठीक है। ताने और बाने की दिशा को दर्शाता है, ठीक है, इतना ही ध्यान रखो। ताने और बाने की दिशा को कौन इंडिकेट करता है, ग्रेन करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। धागे की गणना की स्तरीय विधि की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मटेरियल ने, बी है ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मटेरियल ने, सी है इंडियन टेस्टिंग फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल ने, डी है उपर्युक्त सभी। आप लोग जितने भी मैं प्रश्न करा रही हूँ उनमें से हमें आंसर दिया करिए कि कितने प्रश्न आपके सही है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। धागे की जो गणना की स्तरीय विधि है वो किसने दी थी, वो दी थी अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मटेरियल ने। अच्छा, ये गणना होती क्या है, ठीक है। गणना का हमेशा याद रखना, जितनी ज़्यादा उच्च गणना होगी उतना ज़्यादा कपड़ा सघन होगा, मतलब घना भरा हुआ होगा, उतना ही कम सिकुड़न होगा। मतलब मेन अर्थ क्या है, कम सिकुड़ेगा, ठीक है, कम सिकुड़न होना। क्यों, क्योंकि खूब गफा हुआ कपड़ा है, सिकुड़ेगा नहीं। प्लस बात यहीं पर ख़त्म जो है आपकी नहीं हो जाती। जो ये गणना होती है धागे की, ये भी निर्धारित करती है कि कपड़े का किस्म किस तरीके का होगा, ठीक है। कपड़े की किस्म कैसी होगी, मजबूती कैसी होगी, गुणवत्ता कैसी होगी। तो जितनी धागे की कहते हैं उच्च गणना होती है, जितने ज़्यादा अधिक धागे होते हैं अच्छे से गफे हुए, बढ़िया से सेट हुए ताने बाने, उतना ही बढ़िया कपड़ा माना जाता है, ठीक है ना। नहीं तो उसके बाद तो क्या है, कपड़े वैसे ट्रांसपेरेंट कपड़े हो जाएंगे, पारदर्शी कपड़े हो जाएंगे, तो उनका प्रयोग हम इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। फैशन के थोड़े बहुत कपड़े बना लिए, कॉटन्स बना लिए, वो अलग विषय है, ठीक है। क्वेश्चन है 20, घनी संरचना वाले वस्त्रों के धागों की गणना होती है निम्न, उच्च, कमजोर या मजबूत। तो घनी संरचना वाले वस्त्रों की जो गणना होती है वो कैसी होती है, उच्च होती है। अभी हमने आपको बताई, भाई निम्न तो होगी नहीं, ओके, निम्न नहीं होगी, उच्च होगी। और एक वीडियो इस तरीके की भी आएगी कि जो कौन से कपड़े जो होते हैं कम धागे के बुने हुए होते हैं, कौन से कपड़े जो होते हैं घने धागों के, कौन से मध्यम होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो बेसिकली कपड़े प्रयोग किए जाते हैं वो मध्यम गणना वाले प्रयोग किए जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा गफे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा घने गफे हुए होते हैं वो भी क्या होते हैं, फिर मोटे होते हैं, गर्मी पैदा कर सकते हैं। लेकिन तो इसलिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो ज़्यादातर मध्यम वजन वाले वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को भी एक ना एक क्लास में पढ़ेंगे, परेशान ना हो बिल्कुल। क्वेश्चन है 21, धागे की गणना हेतु प्रयोग किया जाता है पिक ग्लास का, धागे के काउंट का, ए व बी दोनों, या फिर डी है निम्न में से कोई नहीं। तो हम जब भी धागे की गणना करते हैं तो पिक ग्लास प्लस धागे के काउंट मतलब थ्रेड काउंट का प्रयोग करते हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा। थ्रेड काउंट में एक क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ होता है। ज़्यादातर उद्योगों में यही होता है जब हम धागे की गणना करते हैं। तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है इसमें हम चेक कर लेते हैं और हमें प्रत्येक जो प्रति इंच में कितने धागे लगे हैं हम उसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग ज़्यादातर उद्योगों में किया जाता है। क्वेश्चन है 22, टोबैको वस्त्र में 1 इंच में कम से कम डैश धागे की संख्या की गणना होती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो जो टोबोको वस्त्र होता है उसमें 1 इंच में कम से कम डैश धागे की संख्या की गणना होती है। क्या 10, 20, 30, 40? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 20 होगा। ठीक है, 20 धागे की गणना होती है। 20 धागे की क्यों होती है? क्योंकि जो कम से कम, समझ रहे हो ना, धागे की गणना अगर कम से कम होगी तो कम से कम 20 धागे होगी। तो सबसे कम धागे की गणना वाला वस्त्र पूछा जाए कौन सा है, तो वो उदाहरण होगा टोबोको। ये प्रश्न कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, कोई ये प्रश्न नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रति इंच कम से कम कितने धागों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कम से कम 2 धागों का प्रयोग, 20 धागों का प्रयोग किया जाता है। ये पूछा जाता है कि प्रति इंच कम से कम 20 धागों का प्रयोग किया जाता है, उस वस्त्र का एक उदाहरण दो, तो आप टोबोको उदाहरण दोगे। ठीक है, आगे हमारा ऐसा ही प्रश्न है, जरा इसको भी ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है 23, धागे की गणना की सीमा में 1 इंच में अधिक से अधिक कितने धागे हो सकते हैं? क्या 20 धागे हो सकते हैं, 100 धागे हो सकते हैं, 250, 350? तो 20 तो आपको पता चल गया कि कम से कम प्रति इंच में अगर धागे होंगे तो 20 तो होने ही चाहिए, तभी वो आप अच्छा कपड़ा मानोगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि अधिक से अधिक हम 1 इंच में कितने धागे रख सकते हैं, जिसको हम कहेंगे बहुत ही ज़्यादा सघन कपड़ा, घना कपड़ा, मजबूत कपड़ा, वो होगा 350। ठीक है, वो होगा प्रति इंच में धागे की गणना 350, मतलब 1 इंच में आप कम से कम, मतलब अधिक से अधिक 350, भाई इससे ऊपर आप नहीं ले जा सकते। तो क्लियर हुआ? तो ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल प्रश्न आपका नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। वस्त्र निर्माण की संतुलित संरचना में भराव व ताने के सूत्र का अनुपात होना चाहिए 1:1, 2:1, 3:1, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1:1। जो वस्त्र निर्माण की संतुलित संरचना होती है, हम उसको कहेंगे कम से कम 1:1, मतलब 1 ताना और 1 बाना तो होना ही चाहिए। ठीक है, या फिर जो असंतुलित संरचना होती है, असंतुलित संरचना, उसमें कम से कम हम कह सकते हैं क्या, कम, मतलब उसमें असंतुलित है ना, संतुलन नहीं है, तो हो सकता है 2 ताने 1 बाना, या 2 बाना 1 ताना हो सकता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा तानामुखी रिब होती है। तानामुखी रिब में क्या होता है, ताना प्रधान होता है, मतलब ताने की संख्या ज़्यादा होती है। ओके, और बानामुखी रिब में क्या होता है, बाने की संख्या ज़्यादा होती है, ताने की संख्या कम होती है। तो ये क्या हुआ, ये असंतुलित बुनाई का आपका उदाहरण हो गया। ओके, क्योंकि आपने 3 आधार बुनाइयाँ पढ़ी होंगी, कौन कौन सी है कमेंट करिएगा। 3 आधार बुनाइयाँ हैं, कौन कौन सी, जो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो जो अभी हमने असंतुलित सादी बुनाई की बात की, वो सादी बुनाई का उदाहरण था, मतलब रिब की जो हमने बात की वो सादी बुनाई की उदाहरण था। ठीक है, लेकिन आप 2 और बची हैं, वो बताइएगा कमेंट में। एक और मैं बता दे रही हूँ सैटिन, तीसरी आप बताओ, हमें तब हम समझ जाएंगे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिस्टम चलता है, कहीं कहीं 3:1 का भी रहता है, तो ये असंतुलित में ही, असंतुलन में ही आ जाएगा आपका। ओके, क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पारंपरिक करघे में वस्त्र के दोनों ओर वस्त्र की किनारी बनती हैं, वस्त्र के समान निम्न किस्म के किनारे, उच्च किस्म के किनारे, या फिर उपर्युक्त सभी। तो पारंपरिक करघे में वस्त्र के दोनों ओर वस्त्र के किनारे कैसे बनते हैं? पारंपरिक करघे की बात कर रहे हैं, तो पारंपरिक करघे में क्या होता है, वस्त्र के किनारे एक समान बनते हैं। ठीक है, बस पारंपरिक जो करघे होते हैं, जो पहले से आपके चले आ रहे हैं करघे, उनमें वस्त्र के जो किनारे होते हैं ना, बिल्कुल वस्त्र के समान ही आपको दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन है 26। अभी मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये जो प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हुए हैं आपके, यहाँ से 25 से, ये वस्त्र की जो किनारे होते हैं ना, सैल्वेज, ओके, किनारे सैल्वेज होते हैं, ये कम से कम 5-6 तरीके के होते हैं। एक होता है सादा किनारा, जो ये प्रश्न था ये सादे किनारे का ही था, क्योंकि हमने बताया ना सादा वस्त्र की किनारी, मतलब जो नॉर्मल पारंपरिक करघे से बनाए जाते हैं वो वस्त्र के समान ही किनारी होती थी, ये सादा किनारे की हमने बात की थी। उसके बाद होता है, आपके याद रखिएगा, किनारे पूछे जाए कौन कौन से किनारे के प्रकार है, तो सादा किनारा, टेप किनारी, ठीक है, स्प्लिट किनारी भी होती है, स्प्लिट कलर स्कीम पढ़ा होगा। ठीक है, स्प्लिट किनारी भी होती हैं। उसके बाद फ्यूज्ड किनारी होती, फ्यूज्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फ्यूज्ड किनारी भी होती है। उसके बाद लीनो किनारी होती है, और टक किनारी भी होती है। तो ये आपके किनारियों के प्रकार हैं, जिसके अभी आप प्रश्न देखोगे कुछ। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन 26 है, टेप किनारी बनाने के लिए चपटेपन का प्रभाव देने हेतु किस बुनाई का प्रयोग किया जाता है? मतलब टेप किनारी आप बना रहे हो, किनारी का प्रकार है ना, हमने बताया अभी, तो टेप किनारी आप बना रहे हो, तो इसके लिए मतलब इसमें आपको चपटेपन का प्रभाव देना है टेप किनारी में। तो कौन सी बुनाई का आप प्रयोग करोगे? क्या सादी बुनाई, टोइल बुनाई, बास्केट बुनाई, या फिर डॉबी बुनाई? तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्या होगा? प्रश्न का आंसर बास्केट बुनाई होगा। अब आपको बता दें बास्केट बुनाई क्या है, ये सादी बुनाई का उदाहरण है। ठीक है, सादी असंतुलित बुनाई का ये उदाहरण है। ठीक है,
तो यहाँ पर है ये सादी बुनाई का ही उदाहरण, लेकिन फिर भी आप सादी बुनाई तब आंसर करते हैं जब बास्केट आपको नहीं मिलता। जब बास्केट मिल रहा है तो टेप किनारी में आप चपटेपन का प्रभाव देने का बास्केट बुनाई का प्रयोग करते हो, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। टेप किनारा होता क्या है, थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं। तो टेप किनारी क्या होती है, बड़ी होती है और ये प्लाई सूत्रों से बनती है। एक तो ये बड़ी होती है, बड़ी किनारी यहाँ बनती है इससे, फिर उसमें क्या होता है, प्लाई सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, प्लाई का मतलब सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्लियर हुआ। तो और ये हमेशा कैसी होती हैं, सादी किनारी से चौड़ी होती है। जो हमने अभी सादी बुनाई की किनारी पढ़ी थी, तो सादी किनारी से ये चौड़ी होती हैं। सादी किनारी जो सादा वस्त्रों में बनती है उनसे क्या होती है, चौड़ी होती हैं। ओके, और चपटेपन का प्रभाव देती है, जिसमें बुनाई बास्केट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है 37। स्प्लिट किनारी का प्रयोग किया जाता है चौड़े कपड़े पर, संकरे कपड़े पर, तिरछे कपड़े पर, या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो जो आपकी स्प्लिट किनारी है इसका प्रयोग संकरे कपड़े पर किया जाता है। संकरे कपड़े जैसे उदाहरण के लिए हम कहें टॉवेल, ठीक है, टॉवेल जो होते हैं, टॉवेल आपके बनते हैं, तो ये क्या होते हैं, बड़े बड़े कपड़ों को फिर बनाकर काट लिया जाता है। फिर इनको क्या करता है, इनकी किनारी में क्या होता है, डिज़ाइनदार, जैसे कि आपके चेन स्टिच है, इससे कढ़ाई, आप जानते हो तौलिया वगैरह जो टॉवेल होते हैं हम घर में यूज़ करते हैं, तो इनमें क्या होता है, ज़्यादातर किनारी पे चेन स्टिच वगैरह या हेम से परिसज्जित कर दिया जाता है। चेन स्टिच या हेम स्टिच का प्रयोग करके उन्हें क्या किया जाता है, सुंदर बना दिया जाता है किनारों पर। तो ये हमेशा क्या होता है, संकरी तौलियाँ होती हैं, काट दिया जाता है इन्हें बीच से। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 28। यह ताप द्वारा पक्की की गई किनारी होती है जो कि रिबन की बनी होती है। ऑप्शन है सादी किनारी, टेप किनारी, फ्यूज्ड किनारी या उपरिक्त सभी। तो यहाँ पर ये होगा आंसर फ्यूज्ड किनारी। फ्यूज्ड आपको ताप से फ्यूज होता है ना, कि बल्ब फ्यूज़ हो गया, ऐसे भी आप याद करते तो भी आपको आंसर दे जाते। तो ये ताप द्वारा पक्की की गई किनारी होती है जिसे हम फ्यूज्ड किनारी कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड। और इन्हें भी संकरी चौड़ाई में काटा जाता है। तो बस इतना ही याद रखो, इसमें ताप द्वारा पक्की की गई किनारी कौन सी होती है, फ्यूज्ड किनारी होती है। बस यही आपसे प्रश्न अगर पूछा गया, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन है 29। इस किनारी का कुछ सटल रहित कर्गों से बनाया जाता है। टक को, अच्छा यहाँ पर उल्टा आंसर कर दिया है, ठीक है, लीनो को, टेप को। तो यहाँ पर जो टक और आपकी लीनो किनारी होती हैं, ये कभी कभी कुछ सटल रहित कर्गों से भी, जिनमें सटल नहीं होती, बस जैसे करगे होते हैं उनमें ज़्यादातर सटल होती हैं जो कि ताना उबाने की बुनाई करती हैं। लेकिन कुछ करके आजकल आधुनिक आए हैं जिसमें सटल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि सटल से काम करने में बहुत देर लगती है। तो आजकल कुछ आधुनिक करगे आ गए हैं जिनमें सटल का यूज़ ही हटा दिया गया, जिससे कपड़ा और स्पीड में बुना जा सके, है ना। ये हमने पढ़ाया है आपको, आपने ध्यान से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है, जो टक है और जो लीनो है, तो ये कुछ ऐसी भी मतलब बनाए जाते हैं किनारियों को कि जरूरी नहीं उनमें सटल हो ही आपके, ठीक है। तो सटल रहित कर्गों से आप टक और लीनो किनारी को बनाते हो। क्वेश्चन है 30। हाथ के बुने हुए वस्त्र सामान्यतः चौड़े होते हैं 20 से 25 इंच, 27 से 36 इंच, 38 से 40 इंच या फिर 40 से 50 इंच। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, 27 से 36 इंच जो हाथ के बुने हुए वस्त्र होते हैं वो सामान्यतः 27 से 36 इंच तक चौड़े होते हैं, ठीक है। आपको बताएं, जब 1950 से पहले की हम बात करें, 1950 से पहले के जो वस्त्र होते थे उनकी जो चौड़ाई होती थी वो 36 इंच ही होती थी। ओके, 36 इंच ही होती थी जो 1950 से पहले कपड़े बनाए जाते थे, ज़्यादातर हाथ से ही बने हुए होते थे, ठीक है। तो ये 36 इंच चौड़े ही होते थे। ओके, और ये काफ़ी मितव्ययी होते थे, मतलब काफ़ी यूज़फुल भी होते थे। और आगे हम अगर बात करते हैं जो कपास के वस्त्र होते हैं कि इनकी चौड़ाई अगर पूछी जाए तो लगभग कितनी होती है। चौड़ाई मतलब जैसे कि मान लो ये कपड़ा है, तो ये क्या, ये चौड़ाई है इसकी, ये क्या है, ये सॉरी इसकी चौड़ाई है, ठीक है, ये चौड़ाई ही तो हो गई इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1950 से पहले हमने बताया 36 इंच चौड़े होते थे, लेकिन जो कपास है, कपास के बस सूती वस्त्र होते हैं, ये 45 लिख देती हूँ मैं, कपास, इनका पूछा जाए कितनी चौड़ाई होती है तो 45। ये सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। 45 से अधिक इंच चौड़ा होता है, मतलब 45 से ऊपर ही होता है, कम नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, कम नहीं होता, ऊपर ही होता है। अगर हम ऊनी वस्त्र की बात करें, ये कितने चौड़े होते हैं भाई, इनकी चौड़ाई लगभग क्या होती है, तो ऊनी वस्त्र की जो चौड़ाई होती है वो 54 से 60 इंच तक होते हैं। इंच में ही बता रही हूँ मैं आपको। और रेशम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रेशम लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेशम जो होते हैं वो आपके कितने 40 से 45 इंच होते हैं, 40 से 45, क्लियर हुआ, 45 इंच होते हैं। तो मेरा यहाँ अब जो, क्योंकि थ्योरी अब हम पढ़ा नहीं रहे, तो प्रैक्टिस में मेरा ये उद्देश्य चल रहा है कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं, जो एग्जाम में गलत ना हो। ये सब नोट कर लेना तो ज़्यादा बेहतर है, शॉर्ट नोट तैयार करो, ज़्यादा लंबा चौड़ा मत बनाओ, बस ऐसे लिखो कपास की चौड़ाई, ऊन की चौड़ाई, और बस आगे इंच में आंसर लिख लो, शॉर्टली नोट्स बनाओ, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। ये प्रश्न हो गया ना, हाँ क्वेश्चन है 31। वस्त्र की चौड़ाई का निर्धारण किया जाता है चरखे द्वारा, तकली द्वारा, करघे द्वारा या उपर्युक्त सभी द्वारा। तो हम वस्त्र की चौड़ाई को का जो निर्धारण करते हैं वो किससे करते हैं, वो हम करते हैं करघे द्वारा। ठीक है, चरखा और तकली क्या है, चरखा और तकली क्या है, ये तो जो हम रेशे से धागा बनाते हैं, मतलब कताई की प्रक्रिया में प्रयोग होते हैं, मतलब धागा निर्माण की प्रक्रिया में हम चरखे का और तकली का प्रयोग करते हैं। चरखा बाद में आया, तकली पहले आया। ठीक है, ओके। आगे हम बात करते हैं भाई, धागा बनाने की भी कई प्रोसेस हैं जिनकी हम बात करेंगे आगे किसी क्लास में, जब हम कताई वाली क्लास करेंगे तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है 32, जिससे आप आराम से नोट सबके बनाते चलो, कताई के अलग हो जाएं। इस समय हम जो पढ़ रहे हैं उसी को निपटाएंगे, है ना। बंधन क्षमता का अर्थ क्या है, रेशों को आपस में सटने का गुण, रेशों को शीघ्रता से पूर्व आकृति ग्रहण करने का गुण, सी है रेशों की शीघ्रता से अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त करने का गुण, डी है कोई नहीं। तो बंधन क्षमता का गुण होता है, बंधन क्षमता मतलब सटने का गुण, रेशों को आपस में सटने का गुण। जैसे आपके कपास भी बीज वाला रेशा है, एक और होता है कापोक आपका बीज वाला रेशा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यही गुण तो नहीं होता, इसमें यही इसी गुण की तो आप गुण का अभाव होता है, बंधन क्षमता का, रेशों के आपस में सटने की क्षमता का गुण का अभाव होता है, इसी वजह से हम इसके वस्त्र नहीं बना पाते। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब ने कहा था भी रेशों को शीघ्रता से अपनी पूर्व आकृति ग्रहण करने का गुण क्या होता है, यही प्रतिस्कंदता होती है, आपकी प्रतिस्कंदता होती है। ठीक है, और जो रेशों की शीघ्रता से अपनी पूर्व आकृति पूर्व लंबाई, देखो यहाँ पर हमने कहा आकृति और लंबाई में अंतर है। लंबाई मतलब एक रेखा है और आकृति मतलब हमने बताया ये धागा है मान लो मोटा सा, तो जब आप इसको दबा रहे हो दोनों हाथ से, ठीक है, कपड़ा है आप उसे दबा रहे हो तो इसमें थोड़ी बहुत मोटाई पाई जा रही, तो ये मतलब कोई आकृति है। और ये क्या लंबाई, ये तो मात्र एक रेखा है, एक रेखा को आप खींच रहे हो, मतलब धागे को खींच रहे हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों को याद रखने को। तो ये क्या है, प्रत्यास्थता है, ये रेशों को अपनी पूर्व लंबाई प्राप्त करना, मतलब खींचा तो अपनी लंबाई में वापस आ गए, इसे हम कहेंगे प्रत्यास्थता। आकृति ग्रहण करना मतलब प्रतिस्कंदता, आकृति और लंबाई में अंतर है। क्वेश्चन है 33, क्रेप बुनाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है, गाज बुनाई, बर्ड आई, ग्रेनाइट बुनाई या डॉबी बुनाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रेप बुनाई है इसे हम ग्रेनाइट बुनाई के नाम से जानते हैं। गाज आप जानते हो जिसे हम लीनो बुनाई से बनाते हैं, गाज पट्टियाँ वगैरह होती हैं, 8 की आकृति में बनती हैं, लेकिन ये मजबूत होती हैं काफ़ी। ठीक है, अंग्रेजी की 8 अक्षर की आकृति में पूछा जाता है प्रश्न, कौन सी बुनाई से वस्त्र बनाया जाता है, तो लीनो बुनाई से गाज वस्त्र बनाया जाता है। बर्ड आई आप पढ़ रहे हैं, ये डॉबी बुनाई से हम जब क्या करते हैं, ज्यामिति डिजाइन बना के इस तरीके से बनाते हैं कपड़े को। ठीक है, इस तरीके से बुनाई करते हैं डॉबी करघे पर। तो ये क्या है आपकी, ये बर्ड आई, ये क्या आँख, चिड़िया की आँख के समान यहाँ पर डिजाइन बनती चली जाती है, तो इसको हम कहते हैं वर्ल्ड आई। तो ये डॉबी से बनता है, क्लियर हुआ। ज्यामितीय डिज़ाइन होती है, ज्यामितीय डिज़ाइन हम किसे कहते हैं, जो रेखाएं जोड़ ये क्या रेखाएं ही तो थी, ये रेखाएं ही तो जोड़ रहे थे हम। ओके, ये रेखाएं ही तो हैं एक तरीके की। ओके, तो ये क्या है, ज्यामितीय है। क्वेश्चन है 34, बिना बुना हुआ वस्त्रों का इतिहास कब शुरू हुआ, 1930, 1950, 1972, 1945। तो जो बिना हुआ वस्त्रों का जो इतिहास है वो हमने बताया 1930 से शुरू हुआ, जिसको हम टापा क्लॉथ, जो कि आपके वस्त्र है का उदाहरण है, सहतूत वगैरह से बनता है ये, सहतूत मलबरी से। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। नेपिंग घुमाव का उदाहरण है फिलामेंट सूत्र, कंबल के बाने, परकेल या इकहरा सूत्र। तो नेपिंग जो घुमाव होता है, तो नेपिंग में आप जानते हो कंबल के बाने हो जाएंगे, क्योंकि ये फलालेन होता है। नेपिंग क्या एक तरीके की फिनिशिंग होती है, परिचर्या होती है, जिसमें क्या होता है कपड़े पर रोए उठाए जाते हैं जो कि फ्लफी लगते हैं, फूले फूले लगते हैं। ठीक है, तो वो नेपिंग विधि से हम क्या करेंगे, कंबल को बनाएंगे। फिलामेंट का इससे कोई लेना देना नहीं, फिलामेंट तो हम लंबे धागों को कहते हैं, जिन्हें हम दीर्घ आकारीय भी कहते हैं, दीर्घ आकारीय में कहते हैं, अविरल धागा भी कहते हैं, और जिससे क्या होते हैं हम अच्छे अच्छे वस्त्र बनाते हैं। ठीक है, फिलामेंट जिनका हम लंबाई मीटर में मापन करते हैं। ओके, क्लियर हुआ। फिलामेंट तो हम उसी को कहते हैं। परकेल और इकहरा सूत्र अलग बात हो गई। तो हम परकेल एक कपड़ा है। तो यहाँ पर आज 35 प्रश्न थे आपकी क्लास में। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोशिश मेरी 50 MCQs की रहती है, लेकिन क्या ही करूँ, छोटे बच्चे हैं, फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे, हमारे साथ फिजिकल इशूज़ भी हैं, जिस वजह से मैं फिर इतना ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ प्रश्न बनाते बनाते कि मैं फिर जितना बन जाता है, क्योंकि अगर मैं और प्रश्न बनाती तो आपकी वीडियो रिकॉर्ड करने में भी टाइम लगता। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं 50 पर ला नहीं पाती हूँ। एंड करती हूँ क्लास को। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।